अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर, दिस इज मोहम्मद अनस मसूद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी कार है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। टोयोटा करोला K70 भी इसको कहते हैं, ई70 भी कहते हैं। और स्पेसिफिकली रेयर व्हील कार है और प्रोजेक्ट कार या जिनको क्लासिक कार बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनकी ये मनपसंद गाड़ी है। और ये टोयोटा करोला की 4th जनरेशन है और ये आखिरी रेयर व्हील गाड़ी थी टोयोटा करोला की। जो आखिरी टोयोटा करोला रेयर व्हील थी वो यही थी। इसके बाद टोयोटा ने जो करोला थी उसको फ्रंट व्हील पे शिफ्ट कर दिया था और अलमशहूर 86 करोला भी जिसको कहते हैं वो 1985 में मार्केट में आई थी। वो फ्रंट व्हील थी। उससे पहले जितनी भी टोयोटा करोला थी वो सारी रेयर व्हील थी। और इस गाड़ी को जिस तरह इस वक्त आप अलमशहूर मीरा देखते हैं, मीरा में टोयोटा पिक्सेस के नाम से भी आती है सेम गाड़ी। इसी तरह इसकी हम नाम भी 2-3 गाड़ियां थी। एक डायहाट्सू की स्प्रिंटर थी और एक टोयोटा की एक दो और टोयोटा चार्मेट आई गेस थी। और टोयोटा T18 के नाम से भी गाड़ी आती थी सेम। उनको अगर डी बैच कर दिया जाए तो कोई नहीं पहचान सकता ये K70 या टोयोटा चार्मेट या डायहाट्सू चार्मेट। जो भी कार्स हैं वो बिल्कुल सेम अंडर एक ही प्लेटफॉर्म ये बनती थी। और इसमें डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से डिफरेंट इंजन ऑप्शंस आती थी। 1300 सीसी से लेके 1800 सीसी डीजल इंजन तक। और पाकिस्तान में इसमें आई गेस 4K इंजन ऑप्शन आती थी। और इसके अलावा ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये रेयर व्हील गाड़ी है। और इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये 1 मिलियन जो टोयोटा करोला प्रोड्यूस हुई थी वो K70 थी। और जब K70 का मतलब दौर चल रहा था और टोयोटा की जो उस वक्त की जो सेल्स थी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। और आई गेस एवरेज 2340 या 2300 प्लस कार्स एवरेज उस वक्त टोयोटा की प्रोडक्शन रेट था जो कि उस टाइम का हाईएस्ट तरीन था। और इस गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ मौजूद है। ये टोटली प्रोजेक्ट कार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की गाड़ी है माशाल्लाह। इसके ओनर भी बड़े स्पेशल हैं। हुदैर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुदैर भाई, कैसे हैं? कैसे ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक। हुदैर भाई सबसे पहले मुझे बताएं कि ये गाड़ी आपने कब ली और इसका डिसीजन कैसे बना था? गाड़ी मैंने ली है ये 2021 फरवरी में ठीक है। और मुल्तान से ही मैंने ली थी। ठीक है। और डिसीजन ऐसे बना कि मुझे रेयर व्हील का शुरू से शौक था। हम्म। ड्रैग बेल्ट्स का ना ज़्यादा था ना स्टैटिक का था, क्योंकि हम्म। ऑल ओवर पाकिस्तान एज ए स्टूडेंट तो बजट बेल्ट होता था, तो उसमें लोग क्या करते थे फ्रंट व्हील उठा के स्टैटिक की तरफ ये ड्रैग बेल्ट चले जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे था कि कुछ यूनिक लेके आए, तो रेयर व्हील का मुझे बड़ा शौक था और अपना साइड वेज में जाने में बड़ा मज़ा आता है इस पर। हम्म। अब ये प्रोजेक्ट मेरा ऐसे बना कि मैंने ये बेसिकली गाड़ी परचेज की थी, एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं उनके थ्रू। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बस इसको लेके चले हैं हम। और ओवरऑल इसका जो चेसिस कोड होता है उसे K70 कहता है। 81 टोयोटा करोला 81 मॉडल है। हम्म। और जो इसका स्टॉक आते हैं इंजन वो होता है 1.34 के इंजन हम्म। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, हम्म। लेकिन इसमें जो मेट हुआ है सेटअप वो है 3SFE अच्छा। लेफ्ट कैप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 5 स्पीड के साथ। अच्छा। डिफरेंशियल की बात करते चलें तो डिफरेंशियल इसमें लगा हुआ है 9.31 ठीक है। रेशो, प्रीवियस था 10.41। हम्म। तो 10.41 से ये था कि ये गाड़ी जो है ना 0 to 100 7.2 सेकेंड्स और 180 अंडर 15 सेकेंड्स जाती थी। अच्छा। जी, जो ये रेशियो है इसकी, इसमें गाड़ी जो है इनिशियल इसका टॉर्क अच्छा है, एंड दी एंड हाई एंड पे जाके ज़रा गाड़ी बैठ जाती है हम्म। अब 150 प्लस। तो मुझे ड्रैग का शौक नहीं है, मुझे साइड बेस का है। और रेयर व्हील गाड़ी में आप एक चीज़ कंफर्म कर दें कि LSD कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। LSD इंपॉर्टेंट कितना होता है, उसका क्या रोल है? एल एस डी इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जो ओपन डिफरेंशियल होता है ना, कि वो अगर आप स्टॉक हाइट पे, हम समझते हैं सस्पेंशन का रोल नहीं है, सस्पेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है गाड़ी के अंदर। जी जी बिल्कुल। जितनी स्टैटिक गाड़ी होगी, स्टिफ होगी, उतनी अच्छी गाड़ी का पीछे घोल होगा। हम्म। अब एल एस डी की बात करता चलूँ तो एल एस डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिफ्टिंग में। हम्म। ड्रिफ्टिंग में अगर आपके पास अगर 4K भी हो 1.3 और मैनुअल ट्रांसमिशन हो और अगर एल एस डी ना हो, गाड़ी ज़्यादा टेल नहीं करेगी। हम्म। एल एस डी से ड्रिफ्टिंग आसान है, दोनों व्हील्स एक इक्वली घूमते हैं तो इजीली गाड़ी टेल कर जाती है साइड पर। और इन गाड़ियों में मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि आप जितना भी मतलब इंजन वगैरह स्वैप कर लें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले ही बहुत हैवी वेट गाड़ी हैं, तो वैसे इंजन स्वैप करने के बाद गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह में या बॉडी टू वेट रेशियो जो कंपनी की तरफ से होती हैं उनमें क्या मतलब चेंजिंग आती हैं और उससे इशू होता है कि गाड़ी की स्टेबल वगैरह कम होगी? नहीं, इसके अंदर सेटअप ऐसे है कि जो इंजन डला हुआ है वो लगा हुआ है, जो गाड़ी का अपना कर्व वेट होता है 1800 kg की गाड़ी का लगा हुआ है। जी जी। तो एक्चुअल बॉडी की जो इससे वेट है वो है 850 kg, तो पावर टू वेट रेशियो का बहुत है जो गाड़ी को। हम्म। और वो जो पावर जो 2000 सीसी है वो पावर रोड पे ग्राउंड करने के लिए इस पे 8.5 जैसे वोटाना 20-15 इंचेस में लगवाए हैं, ठीक ताकि है। वो पावर जो है वो ऑन रोड निकले, हम्म। गाड़ी मतलब कहीं अनस्टेबल ना रहे। ठीक तो है। मतलब हैंडलिंग का ज़्यादा इशू नहीं होता।
हाँ कभी हम अगर इसको टेल वगैरह करने की कोशिश करें फिर ये गाड़ी निकल जाती है पीछे से। और इंजन स्वैप की आपने क्या टिप्स वगैरह देंगे, और स्पेसिफिकली इंजन स्वैप करने पे कॉस्ट की हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन वैसे क्या टिप्स वगैरह देंगे, आपको इश्यूज क्या क्या हैं, और अगर आप अब सोचते हो कि इस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद कि मैं कोई और इंजन स्वैप कर लेता या इस इंजन को किसी बेहतर तरीके से कर लेता, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। इंजन स्वैप बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, आसान है, लेकिन सिर्फ इंजन ढूंढना वो मुश्किल काम है। अब पाकिस्तान में काबली इंजन मिलते हैं, वो भी कम से कम लाख 1.5 लाख प्लस चले होते हैं। तो आपको वो देखना पड़ता है, पहले आप इंजन स्वैप करें। आजकल जैसे गाड़ियों के प्राइसेस भी अच्छी खासी हाई हैं, तो जैसे इंजन की है, अब ये नॉर्मल इंजन जो इसमें सेटअप लगा हुआ है कंप्लीट ECU गियर और इंजन, ये 250 प्लस का लगा हुआ है। तो सेटअप खाली 250 कॉस्ट करता है। ओवरऑल इस इंजन का ये मेरा तकरीबन मुझे प्री बिल्ट ही प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मिला था। ये जो सेटअप लगा हुआ है 3SFE, ये फ्यूल इकोनॉमी ओरिएंटेड होता है इंजन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता। इसका दूसरा वेरिएंट आता है 3SGE बीम्स ब्लैक टॉप 4th जनरेशन, वो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो वो प्रोड्यूस करता है 210 ऑन द व्हील्स, ये दे रहा है 185, उसका टॉर्क 225 भी है। तो वो मेरा प्लान है अभी ये सारा सेटअप सेल करके तो वो बीम्स की तरफ शिफ्ट कर दूं मैं इसे। ठीक है। और इसमें आपने एक्सटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन की, पेंट इसका ओरिजिनल कलर है? नहीं, पेंट इसका कंप्लीट गाड़ी ये पेंटेड है, और अपना रिम्स इसके वो टाइना बीस लगे हैं 15 इंचेस 8.5 JJ। आगे ट्रक लाइट LEDs आती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, बहुत रेयर हैं ये लाइट्स। ये USA से इम्पोर्ट है, ये 60-65 हज़ार की खाली लाइट्स लगी हुई हैं। और रिट्रैक्टेबल इसके मिरर्स हैं, अंदर मोटराइज्ड हैं। अच्छा। और अपना इसके साथ साथ ये करोला के मिरर्स हैं या ये करोला इसके जेन्युइन मिरर्स हैं। जेन्युइन की शेप चेंज नहीं होती या यही होती है? नहीं, जेन्युइन में जो GT मॉडल्स आते हैं ना, उनमें जरा शेप चेंज होती है। अच्छा अच्छा, वो सर्कुलर आई गेस हाँ होते जी, हैं ये थोड़े। DX मॉडल है। अच्छा अच्छा, तो ये स्टॉक आया था 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ठीक है। तो ये गाड़ी कंप्लीट जो है वो पेशावर से बनी हुई है। अभी 2-3 ऐसे कस्टम मॉड्स भी हैं, टकाटा का स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, ठीक है, और रिम्स हैं। रिम्स के अलावा इसके अंदर मैंने बकेट से भी इंस्टॉल करनी है ठीक है। स्कॉर्पियो की, और पीछे लो रिंग्स हैं वो भी ऐड करने हैं, और पीछे टेल लाइट्स हैं। ऐसे अभी छोटे ये मोटे ओरिजिनल कॉस्मेटिक मॉड्स हैं। सस्पेंशन पे है गाड़ी? नहीं, ये भी आगे कॉइल ओवर्स लगे हुए 2 वे, और पीछे जो काबली लोरिंग्स होते हैं वो कटे हुए हैं पहले से। अच्छा अच्छा, वैसे आपने इसको ओरिजिनल सस्पेंशन पे चला के देखा हुआ है गाड़ी को? ओरिजिनल सस्पेंशन पे गाड़ी हाँ अच्छी है, लेकिन जो स्पेक मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी ड्रिफ्ट करे, उस साइडवेज में जाने के लिए ना फिर मुझे काफ़ी मॉड्स करने पड़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है। और वैसे टोटली आपको ये गाड़ी इस हद तक मतलब कितनी कॉस्ट कर गई है? देखेंगे कॉस्ट की बात चली तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही, उसका तो मोल नहीं अगर आपका शौक है गाड़ी का। बिल्कुल ऐसे अब इसका के प्रोजेक्ट्स अगर आपको बताऊं तो 10-10 लाख के भी प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं पाकिस्तान ही, में, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सारे सेटअप उसके पैसे के होते हैं। अब अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मेरा मोटिव ये है कि आपने पुरानी करोला रखी हुई है, आम इंसान की नज़र में पुरानी करोला उसे नज़र चलती आएगी, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखना कि आपने एक 81 मॉडल रखे हुए कौन सा, उन्होंने देखना उसके अंदर क्या डाला हुआ है आपने। तो सारी गेम उसकी होती है। और हमने किस तरह उसको प्रिजर्व किया वो ऑब्वियसली। अब ये गाड़ी आपके इधर में आ रही थी और उसको देख रहा था, और वैसे भी जनरल पब्लिक का आप रिएक्शन कभी नोट करें तो इसको लोग ज़्यादा देखेंगे बजाय कि नवी सिविक को देखें या उस तरह मतलब प्रोजेक्ट कार्स की, ये तो खास बात होती है। वैसे इसको वाइड बॉडी करने के लिए ओरिजिनल फेंडर्स तो इस तरह नहीं होते, इसको क्या चेंज? नहीं, ये कॉस्मेटिक चेंजेस पहले से हुई हुई हैं, ये ओरिजिनल बॉडी से कटिंग नहीं है इसमें। ये मोल्ड करते हैं इसको या वैसे फेंडर्स नहीं, चेंज करते हैं? ये फेंडर्स नहीं चेंज हुए, ये फैक्ट्री से आते हैं। अच्छा अच्छा, फ्रंट फैक्ट्री से आते हैं, हल्के से पीछे से करवाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पीछे वाला स्टॉक है। ठीक है, मेरा प्लान था कि उनको ओवर फेंडिंग करवाऊं, लेकिन उसमें बॉडी कटिंग होती तो मैंने रिस्क नहीं लिया बॉडी खराब करने का। ठीक है। वैसे ये 81 में जो हेडलैम्प्स का आप बता रहे हैं, 81 मॉडल में तो इसमें वो फेसलिफ्ट आ गया था 1980 में, पहले वो सर्कुलर होती थी। हाँ जी, वो 80 मॉडल होती थी, सर्कुलर लाइट्स हाँ, 80 में आई हैं, ये वाली चौरस 80 में आई हैं, 81 में। ठीक है, इससे बड़ी जो आई है वो 82 में आई है, 82 के बाद से फ्रंट व्हील आ गई थी। ठीक है। और उसके बाद बैक पे गाड़ी बिल्कुल बैक लैंप्स वगैरह कॉस्मेटिकली बिल्कुल स्टॉक ठीक है, कंडीशन बिल्कुल में। स्टॉक है। अच्छा, वैसे अब हम मेंटेनेंस की तरफ आ जाते हैं। इसकी मेंटेनेंस कितने इंटरवल के बाद आप करवाते हैं और उस पे कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है? मेंटेनेंस में मुझे आज तक कभी गाड़ी ने कभी शिकायत नहीं दी, कभी ऑन रोड मसला नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको डेली ड्राइव कर रहा हूँ मुल्तान के अंदर, तो मेंटेनेंस में आम इसी गाड़ी की तरफ डलवाता हूँ। इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, बाकी मजीद अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसमें मसला नहीं दिया कि कभी कोई इशू हुआ ऑन रोड। एग्जॉस्ट कौन सा आप लगाया हुआ आपने? एग्जॉस्ट नहीं है, बेसिकली वो मफलर लगा हुआ है। मैंने एग्जॉस्ट का मुझे प्लान नहीं था, क्योंकि जो डेली ड्रिवन है आपकी? डेली ड्रिवन भी है, एग्जॉस्ट का इशू नहीं है, लेकिन एग्जॉस्ट से ज़्यादा मुझे इसके इंजन की रॉ पावर अच्छी लगती है, जो रॉ साउंड आती है। बिल्कुल ऐसी है। एग्जॉस्ट का वो इंजन ख़त्म करने वाली बात है, मुझे रॉ इंजन की ज़्यादा साउंड अच्छी लगती है, तो वो फिर मैंने
वैसे इम्प्रोवाइज वो किया एक हुआ है। रोर सा होता है, मतलब जिस तरह वो शेर दहाड़ता है, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत एग्जैक्टली। सी आवाज होती है इसकी, बड़ी अच्छी सी, प्लेजेंट सी। और इसके पार्ट्स वगैरह वैसे मिल जाते हैं खुदा ना खासा, मतलब कोई पार्ट की जरूरत पड़ जाए तो मिल जाते हैं पार्ट्स इनका? इसके ताइवान की बनते हैं, इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो भी आज तक मिलती हैं, फ्रंट क्रोम बम्पर्स, बैक फेंडर, हर चीज़ अवेलेबल है। और कॉस्ट इफेक्टिव कितने कॉस्ट हैं? इफेक्टिव है कि आज के लिहाज से अब खाली अगर आप बम्पर अगला लेने जाएं तो 10,000 का बम्पर मिलता है ठीक है। आज भी। इसी तरह वो अभी तो शराड का बम्पर 15-20 हज़ार ऐसे ही पे है, पहुंचा ऐसे ही हुआ है। है, जिस गाड़ी का मतलब वैसे ही ये KE70 मैंने वैसे मैं वैसे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी है इसके बाद वाले 86 की इतनी मार्केट डिमांड नहीं है जिसकी, मतलब प्राइस इसकी ज़्यादा थी, मैं डिफरेंट ऑनलाइन हम्म। प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा था, KE70 की प्राइस ज़्यादा थी, स्पेसिफिकली KE70 के बैच से जी लगी जी। हुई थी उनकी वो प्राइस। उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है ना, तो ट्रेंड में ये है कि आजकल ना रेयर व्हील की तरफ लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हम्म तो रेयर व्हील ओवर टाइम कॉस्ट होती जा रही है अच्छी खासी, हम्म। और गाड़ियों की वैसे भी कीमत अच्छी खासी हो गई है। तो फ्रंट व्हील की अगर बात करें तो फ्रंट व्हील तो हर कोई बजट बिल बना लेता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेयर व्हील में बहुत कम लोग जाते हैं। हम्म। हमारा ग्रुप भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अनटेम्ड के नाम से। अच्छा। उसमें 15 से 18 गाड़ी हैं, जिसमें ये माशाल्लाह सिर्फ द वन एंड ओनली ड्रिफ्ट बिल्ट है। एक हमारी ड्रैग बिल्ट है, सवेकी के D15B सेटअप लगा हुआ है, और दो बाकी सारी गाड़ियाँ स्टैटिक हैं।